दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे परमाणु की संरचना। इसके पहले आपको परमाणु के बारे में मैंने बताया था, जब बताया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कहाँ बताया गया था? जब पहला लेसन में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसी में मैंने आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का मूल कण है या सबसे छोटा कण है जो अविभाज्य है, इसीलिए उसको परमाणु को अविभाज्य सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन अब हमको मालूम हो चुका है, नए प्रयोगों से ज्ञात हो चुका है कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है। तो विभाज्य है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, उसकी संरचना क्या होती है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग दूसरे लेसन अर्थात परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमको ये भी पता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अर्थात परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना को जानने से पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं, इनकी खोज कैसे हुई थी, इन सब बेसिक चीजों को भी जानेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज विसर्जन नलिका द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? विसर्जन नलिका के द्वारा। एक कांच की नली होती है जिसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इस विसर्जन नलिका के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था कि विसर्जन नलिका में यदि विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो इलेक्ट्रोड और कैथोड पे अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। फिर बाद में एक जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विसर्जन नलिका पे कई सारे प्रयोग किए और कुछ निष्कर्ष बताए। चूंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी बच्चों, वो कैथोड किरणों से हुई थी। तो कैथोड किरणें कहाँ से प्राप्त हुई थी हमको? कैथोड किरण नलिका से, या उसको हम लोग कहते हैं कैथोड विसर्जन नलिका, कैथोड किरण विसर्जन नलिका से। समझे बात आ गई? मैंने अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज जो है वो एक विसर्जन नलिका से हुई थी। ठीक है, एक प्रयोग है विशेष प्रकार का। तो उस विसर्जन नलिका में इनकी खोज की गई थी। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई थी, इसीलिए उस नलिका को, उस विसर्जन नलिका को कैथोड किरण नलिका कहा जाता है। तो कैथोड किरण नलिका की संरचना कैसी होती है, उसमें किस प्रकार से प्रयोग किए गए थे और कैसे कैथोड किरणों की उत्पत्ति हुई थी, कैसे कैथोड किरणों के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसको हम लोग पहले जानते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने विसर्जन नलिका या कैथोड किरण नलिका का डायग्राम बनाया है। ये देखिए, एक कांच की एक नली है, ठीक है, और इस कांच की नली में देखिए दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड जिसमें माइनस चार्ज है तो ये आपका कैथोड हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड जिसपे कि प्लस चार्ज है तो ये आपका एनोड हो जाएगा। ठीक है, और यही तो मैं बता रहा था कि विसर्जन नलिका जिसमें विद्युत धारा का विसर्जन या प्रवाह कराया जा सके तो उसको विसर्जन नलिका या कह सकते हैं गैसों का भी विसर्जन कराया जा सके, कुछ इस तरह की संरचना होती है। समझ में आ गया? तो ये विसर्जन नलिका है और इस विसर्जन नलिका में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज विद्युत से इनको जोड़ा गया है और इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम बनाया गया है। ठीक है, वैक्यूम का मतलब कि हम चाहें तो इस उपकरण की सहायता से इसमें दाब, गैस की मात्रा को घटा सके या बढ़ा सके। अर्थात इसमें जो गैस मौजूद रहेगी उसके दाब को हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक ऑपरेटर तैयार किया गया, इसी को हम लोग विसर्जन नलिका कहते हैं। ठीक है, तो जो जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक थे या विलियम्स या जे थॉमसन, कई सारे वैज्ञानिकों ने एक ही साथ एक प्रयोग उस समय कर रहे थे लोग, तो सबका प्रयोग इसी विसर्जन नलिका पे ही आधारित था। समझ में बात आ गई? तो सबका अलग अलग हम नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि सबको एक ही साथ मिला के चलना है। सबका प्रयोग किसमें सब लोगों ने प्रयोग किया था? विसर्जन नलिका में। क्या किया था जरा उसको जाना जाए, कैसे कैथोड किरणों की उत्पत्ति जरा उसको जाना जाए। इस तरीके से विसर्जन नलिका लिया
और हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज ये 10,000 से लेके और इसमें 30,000 वोल्ट विभवांतर का इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। समझ में बात आ गई? 10,000 वोल्ट से लेके 30,000 वोल्ट तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया। और इसमें एक चीज और किया गया कि इसमें गैस जो भरी गई बच्चों, वो गैस बहुत ही कम मात्रा में, इसमें गैस भरी गई, ऐसा नहीं कि जीरो कर दिया गया, लेकिन बहुत कम मात्रा में, लगभग निर्वात के समान इसमें गैस था, लेकिन ऐसे लगे जैसे निर्वात यानी बिना वायु के। समझ में बात आ रही? तो बहुत कम मात्रा में इसमें गैस भरा गया। गैस का देखिए प्रेशर कितना है, गैस है वेरी लो प्रेशर 10⁻³ मिलीमीटर पारा। उस गैस का दाब, तो वायुमंडल का दाब कितना होता है लगभग 760 mmHg, ठीक है, लेकिन इसका दाब देखिए कितना कम कर दिया गया 10⁻³ मिलीमीटर पारा। और क्या किया गया सेटअप इसका जरा देखिए, और ये एनोड है, एनोड के पीछे एक पर्दा लगा दिया गया। इसका पर्दा फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं प्रतिदीप्तशील पर्दा। तो प्रतिदीप्तशील पर्दा यहाँ पे लगा दिया गया, सब कुछ सेटअप सही है। अब इसमें 10,000 वोल्ट से लेकर 30,000 वोल्ट का इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, यानी हाई वोल्टेज और लो निम्न दाब पर। क्या कह सकते हैं कि विसर्जन नलिका में निम्न दाब और उच्च कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये प्रयोग इन्होंने कराया था। और जब इन्होंने ऐसा प्रयोग कराया तो देखा कि इस पीछे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी थी, जो प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा था, इस पर इनको हरे रंग की चमक दिखाई दी। कैसी चमक दिखाई दी? हरे रंग। समझ में बात आ गई? तो हुआ क्या, यहाँ से यहाँ तक कुछ जा रहा था, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, अदृश्य किरणें जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जब वो अदृश्य किरणें टकरा रही थी तो एक हरे रंग का चमक उत्पन्न हो रहा था। तो इससे इनको ये आभास हुआ कि इधर से कोई चीज इधर, यानी कैथोड से कोई चीज है जो चल के एनोड की तरफ जा रही है, तभी तो एनोड के पीछे जो पर्दा लगा उस पर चमक उत्पन्न करे, क्योंकि सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा था लो प्रेशर पे, तब ऐसा ये क्रियाकलाप शुरू हो जा रहा था, ठीक है। तो चूंकि ये किरणें थी, ऐसी किरणें, अदृश्य किरणें, इसीलिए इनको देखने के लिए यहाँ पे प्रतिदीप्तशील पर्दा लगाया गया था। समझ में बात आ गई? तो जब ये अदृश्य किरणें निकली किधर से, कैथोड से एनोड की तरफ, यही कारण है कि इन किरणों का नाम रखा गया बच्चों कैथोड किरणें। समझ में बात आ गई? प्रयोग आपको समझ में आया? फिर से एक बार सुन लीजिए। एक विसर्जन नलिका ली गई, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की सुविधा होती है। एक तरफ 2 इलेक्ट्रोड उसमें लगे होते हैं, एनोड और कैथोड, और उसमें वैक्यूम लगा होता है ताकि प्रेशर को एडजस्ट कर सकें। तो क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, कई सारे वैज्ञानिक थे, कई सारे लगभग सब लोग प्रयोग कर रहे थे। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर इस प्रयोग को किया, और क्या किया इसमें कि एनोड के पीछे प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा दिया और इस विसर्जन नलिका के भीतर का प्रेशर एकदम लो कर दिया। कितना कर दिया? 10⁻³ mmHg के आसपास कर दिया। और इसमें उच्च विद्युत धारा जब प्रवाहित कराया तो देखा कि एनोड के पीछे जो ये प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा उस पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न हो रही है। और इससे इन्होंने ये बताया कि कैथोड से कुछ निकल रही है, और उन्हें ही उस समय कहा गया अदृश्य किरणें। तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो प्रतिदीप्तशील पर्दा में जाके हिट कर रही हैं, तो उस पे से हरे रंग पे जो है चमक उत्पन्न हो रही है। और चूंकि वो किरण अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, अर्थात कैथोड से निकली थी, इसलिए उनका नाम कैथोड किरणें या कैथोड रेज रखा गया था। तो ये था कैथोड किरणों की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग। अब बाद में कुछ वैज्ञानिक, इसमें थॉमसन और विलियम्स का नाम ज्यादा फेमस है, कि ये वैज्ञानिकों ने अब उस अदृश्य किरणों का अध्ययन करना शुरू किया। ये जो किरणें निकली इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके गुण क्या हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे कैथोड किरणों के प्रमुख गुण या कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टी या कैथोड रेज। समझे बात आ गई? और इन्हीं कैथोड किरणों के गुणों के आधार पे किसकी खोज होगी? इलेक्ट्रॉन की खोज होगी। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? जे थॉमसन को जाना जाता है। समझ में बात आ रही है? तो आइए हम लोग चेक करते हैं कैथोड किरणों के गुण क्या होता है। ठीक है,
पहला पॉइंट लिखा है कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। तो ये किरणें तो अदृश्य है, तो कैसे पता चलेगा कि सीधी रेखा में चलती है कि टेढ़ी रेखा में? तो इसके लिए उन लोगों ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? ये जो विसर्जन नलिका है, इस विसर्जन नलिका का सारा सेटअप लगा के, ठीक है, और बीच में क्या कर दिया कि एक और पारदर्शी पदार्थ इसमें रख दिया। मान लीजिए कोई अभ्रक का पदार्थ होना हो, भाई का, तो इन्होंने बीच में अभ्रक कर दिया ऐसे छोटा सा। और जब ये प्रयोग शुरू करेंगे तो कैथोड किरणें निकलेंगी, क्योंकि ये कंडीशन है कि इस तरह की चीजें रहेंगी तो इसमें कैथोड किरणें निकलने ही निकलने हैं। ठीक है, इसके लिए भी जान लेते हैं कि होता क्या है कि इसमें कुछ गैस भरी होती है। ठीक है, तो गैस भी तो एटम ही होते हैं, तो उन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एनोड अपनी ओर खींचता है, प्लस इस कैथोड, ये भी तो किसी मेटल का बना होगा, और मेटल है तो वो भी परमाणु का बना होगा, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो होता क्या है कि इसमें जो गैस भरी होती है सूक्ष्म मात्रा में, उसका इलेक्ट्रॉन और इस कैथोड का जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें हाई वोल्टेज प्रवाहित कराते हैं तो ये एनोड इसमें से गैसों में से बहुत, वैसे तो गैस इसमें बहुत कम मात्रा में भरा हुआ है लेकिन फिर भी कुछ गैस है, और प्लस इस कैथोड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जब खींचता है तो वही किरणों के रूप में इधर से इधर की तरफ बड़ी तेजी से क्या करती है, रन करती है। तो इस तरीके से कैथोड किरणों की उत्पत्ति होती है। आई होप आपको कैथोड किरणों की उत्पत्ति की समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया, एक्सपेरिमेंट क्या किया कि बीच में इन्होंने रख दिया एक अपारदर्शी पदार्थ, और जब इन्होंने कैथोड किरणों का इस तरीके से उत्सर्जन शुरू हुआ तो पीछे इसकी परछाई बन गई। तो इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती, क्योंकि यदि ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती तो इधर से होके इधर से निकल जाती, इधर से होके इधर से। जैसे लाइट आप देखे हो, प्रकाश भी सीधी रेखा में चलता है, तो उसमें आप देखते हो किसी वस्तु को आगे रख के उस पर टार्च जलाते हैं तो उसके पीछे परछाई बनती है, छाया बन जाती है। ठीक उसी प्रकार कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरा है कि कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात अपने मार्ग में आने वाली किसी वस्तु को की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बीच में एक छोटा सा पहिया रख दिया, पिन व्हील रख दिया छोटा सा, ठीक है। और जब कैथोड किरणें ये प्रयोग फिर दोहराया तो जैसे ही कैथोड किरणें निकली ये पहिया तेजी से घूमने लगा। मुझे बात आ गई। इससे सिद्ध होता है कि ये जो कैथोड किरणें इधर से निकल रही हैं उनके पास गतिज ऊर्जा है, और सिर्फ गतिज ऊर्जा ही नहीं बच्चों, फिर ये भी साबित किया गया कि उन किरणों के किरणें जो वो जो कैथोड किरणें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, और उन कणों के पास द्रव्यमान भी होता है। समझ में बात आई? क्योंकि बिना द्रव्यमान के गतिज ऊर्जा जनरेट होने वाली नहीं। इस बात से बात साबित हो गई कि गतिज ऊर्जा है, दैट मींस ये जो कैथोड किरणें वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी, और उन कणों के पास अपना द्रव्यमान होता है, मास होता है। समझ में बात आ गई? तभी वो इस पे हिट कर रहा है, और हिट करने की वजह से पहिया क्या करने लगा, घूमने लगा। तो ये इनका अगला पॉइंट है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से, अर्थात ऐसे कणों से जिनके पास मास होता है, मिलकर बनी होती हैं, और उन्हीं कणों को बच्चों हम लोग आगे चल के देखें क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। समझ में बात आ गई? इसके बाद अगला गुण है कि कैथोड किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कैसे स्थापित करते हैं आपको पता है। जैसे एक अनाथ किरण है, ठीक है, इसके दोनों साइड में विद्युत क्षेत्र स्थापित कर देंगे तो आपको पता है कि एक तरफ विद्युत क्षेत्र में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखा गया ये जो कैथोड किरणें थी, कैनाल के बाहर विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये जो कैथोड किरणें थी ये किधर की तरफ मूव कर जाएंगी, किधर की तरफ मुड़ जा रही थी, प्लस चार्ज की तरफ। तो इससे भी इस बात की पुष्टि हुई इन कैथोड किरणों पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। और चूंकि अभी ऊपर बताया गया कि कणों से मिलकर बना होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड किरणों का निर्माण जिन कणों से मिलकर हुआ है उन कणों पर भी माइनस चार्ज होता है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस ही चार्ज होता है, ठीक है। तो यही है कैथोड किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों में
विक्षेपित चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करेंगे तो उसमें भी ये अपना क्या करती हैं, विक्षेपण दिखाती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है कैथोड किरणें। ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र स्थापित करने के आधार पर होगा। इसके बाद तो इसी से सिद्ध हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं और उन्हीं कणों को बच्चों नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, और जो कैसा है, ऋण आवेशित होता है। तो इस प्रकार से कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। समझ में आ गया? आगे फिर इसके पॉइंट देख लेते हैं कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। अभी मैं बता रहा था कि पीछे प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा होता है और इस पर्दा पे जब ये टकराती हैं तो चमक उत्पन्न करती है। उसी चमक को यहाँ बोलते हैं प्रतिदीप्त। टकराने के बाद दीप्त मतलब प्रकाश उत्पन्न करती है। एक्चुअल में होता है बच्चों, ये जो प्रतिदीप्तशील पर्दा होता है ये जिंक सल्फाइड आदि जैसे यौगिकों का बना होता है और जब ये कैथोड किरणें इधर से इधर की तरफ रन करती हैं और जाके इस पे हिट करती हैं प्रतिदीप्तशील पर्दा पे, तो इनमें गतिज ऊर्जा है। उस गतिज ऊर्जा को ये जो जिंक सल्फाइड की परत है ये एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके उत्तेजित अवस्था में आ जाती है और फिर सामान्य अवस्था में आने के लिए जो एक्स्ट्रा ऊर्जा उसने ग्रहण किया था उसको प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि वहां पे चमक उत्पन्न होता है। तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गया होगा, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इसके बाद अगला कि गैसों को आयनित कर देती हैं। ये जो कैथोड किरणें होती हैं गैसों को क्या कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी काला कर देती है, यानी उसको भी प्रभावित कर देती हैं, खराब कर देती हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं उच्च गलनांक वाले धातुओं से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। उच्च गलनांक वाली धातु जैसे टंगस्टन आदि से जब ये कैथोड किरणें टकराती है बच्चों तो एक्स-रे उत्पन्न करती हैं। वही एक्स-रे जो हम लोग अपना एक्स-रे बॉडी का कराते हैं, वही एक्स-रे यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो ये सारे पॉइंट्स कैथोड किरणों में पाए जाते हैं। ये कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी है। आपने देखा कि किस प्रकार से कैथोड किरणों से हमने इलेक्ट्रॉन की खोज को भी देखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक कंक्लूजन हम लोग लेते हैं। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इलेक्ट्रोड किसी और धातु का लिया, इसमें गैस कोई और भरा। एनोड भी किसी धातु का लिया, इसमें गैस कोई और भरा। दैट मीन्स वैज्ञानिक अब इस बात की पुष्टि करना चाह रहे थे, उन्होंने इसमें से गैसों को बदलना शुरू किया और इन इलेक्ट्रोडों को भी बदलना शुरू किया। लेकिन देखा, उसके बावजूद भी देखा कि कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी पदार्थ का जो मूल कण है वो इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में बात आ रही है? किसी पदार्थ का मूल कण कौन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम मटेरियल चेंज कर रहे थे तो ये नहीं निकलता, लेकिन देखा गया ये सब में से निकल रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए फंडामेंटल मटेरियल कह सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल इसको बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद संबंधित कुछ अन्य चीजों को हम लोग जानते हैं, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ अन्य बातों को जान लेते हैं। जब कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो उस पर कुछ अन्य कार्य भी किए गए, जैसे उस पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, क्या रेशियो होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी चीजें बाद में निकाल ली गई। ठीक है, चूंकि जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी तो इन्होंने इस पे और भी सारे काम किए थे। तो जो पहला काम इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो था वो भी जे थॉमसन ने ही निकाला था। इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इन्होंने रेशियो कितना निकाला था, 1.759 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान में ये संबंध है। ठीक है, और जब ये संबंध मिल गया तो फिर बाद में आए वैज्ञानिक मिलिकन, इन्होंने 1911 में तेल बूंद विधि, ऑयल ड्रॉप मेथड द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है
उसकी गणना कर ली, कितनी निकाला इन्होंने 1.603 × 10⁻19 कूलम, और सामान्य गणना में इसको हम लोग लिखते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान में रिलेशन निकाला थॉमसन ने, और मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है एक प्रयोग उन्होंने किया था। उस प्रयोग के तो ये प्रयोग आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना है। सिर्फ आप जानिए कि मिल्टन ने तेल बूंद विधि अल्ट्रा मेथड द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश को ज्ञात किया, और वो आवेश कितना निकल के आया 1.603 × 10⁻19 कूलम। तो सामान्य रूप से तो इतना लिखते हैं। और फिर देखा गया कि इतना कम आवेश किसी अन्य पार्टिकल पे नहीं होता है, इसीलिए इस आवेश को यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक इकाई ऋण आवेश भी मान लिया गया था या मान लिया गया। समझ में बात? फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इतना कम ऋण आवेश किसी इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी अन्य पार्टिकल पे नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के इस ऋण आवेश को एक इकाई ऋण आवेश भी मान लिया जाता है। तो ये भी इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे इकाई ऋण आवेश होता है, समान रूप से हम लोग कहते हैं। उसका कारण यही है कि इतना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी अन्य पार्टिकल पे नहीं है। ठीक है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान में रिलेशन ज्ञात हो गया, तो हम लोग इस दोनों की सहायता से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल सकते हैं। क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m = E/E/m, E भी हमको मालूम है इतना है, और E/m भी हमको मालूम है इतना है। फिर दोनों को डिवाइड कर दिए, ठीक है, इस आवेश में E/m से डिवाइड कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना निकल के आ गया 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम, या इसको ग्राम में करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा, 31,28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे कैथोड किरणों से हुई थी, कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, विसर्जन नलिका में इसको खोजा गया था, और फिर किस प्रकार से कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी का अध्ययन अलग अलग प्रयोगों द्वारा किया गया था कि सीधी रेखा में चलती है, ऋणावेशित होती है, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। उन कणों में मास होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, किसने खोजा था, और फिर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। इस आवेश और इस मास को याद कर जाइएगा, क्योंकि आगे गणनाओं में आगे जो संख्यात्मक प्रश्न आप लगाओगे उसमें मानों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। तब तक के लिए धन्यवाद।